तो आज फिर से मैं आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एक नया सेक्शन लेके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेक्शन। वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं आज सबसे पहले देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 का ये रैंकिंग है। हैप्पीनेस इंडेक्स का 2026 का ये है। हैप्पीनेस इंडेक्स का जो ये आप अगर चाहें तो नोट डाउन करते चले, लेकिन इसे मिस मत कीजिएगा। ये रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसके 6 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसके पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहला है आपका पर कैपिटा, जिसे प्रति व्यक्ति, ठीक है, जीडीपी पहला। दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसके बाद है आपकी जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कौन कितने साल एक एवरेज निकाला जाता है, जीवन प्रत्याशा हर देश का निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं सोशल सपोर्ट। सोशल एक बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, उससे कुछ लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, आप इसे बिल्कुल अच्छे से ठीक से सीरियसली देखते चले, ठीक है। उसके बाद आपको जनरसिटी, आप कितने उदार हैं, ये भी देखा जाता है, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। उसके बाद है परसेप्शन ऑफ करप्शन। करप्शन के लिए क्या अवधारणा बनी हुई है, उस देश की क्या अवधारणा है करप्शन के लिए, हर चीज़ की परसेप्शन ऑफ करप्शन, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ फास्ट करने के लिए, ठीक है। परसेप्शन, ये 6 पैरामीटर्स है। ये 6 पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। थोड़ा भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करता है, इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि अब बीपीएससी का जो क्वेश्चन हो रहा है बहुत आप नहीं ऐसा देखेंगे कि बहुत ही इजी होता है, मॉडरेट टू हार्ड होता है। अब सबसे पहले रैंकिंग पे देखते हैं। फर्स्ट रैंक पे आपको पता है लगातार 9th ईयर्स, 9वीं साल कौन सा देश है, थोड़ा आप गेस कर सकते हैं, वो है आपको फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल कहाँ है? हेलसिंकी। फिनलैंड कहाँ है आप देखेंगे, जैसे ये एक छोटा सा मैं मैप बना देती हूँ, ऐसे आप आएंगे, यहाँ कोला पेनिनसुला है रसिया का। यहाँ से ये जो देश है इसमें क्या है, लेक्स है केवल। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अगर लेक्स कहीं पाए जाते हैं, ये आपको नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, और यहाँ जैसे मुड़ते हैं और इसके बाद ये 3 देश आते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। यहाँ लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यहाँ पे 3 देश आते हैं। तो और ये है बाल्टिक सी, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बताते चलती हूँ। ये है फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल कहाँ है? हेलसिंकी। तो ये ध्यान रखेंगे। और फिनलैंड में ही एक शहर है नोकिया, जिसके नाम पे ये नोकिया फ़ोन जो आप देखते हैं वो फिनलैंड का ही एक शहर है, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा इसको। तो फिनलैंड लगातार कंसिक्यूटिवली 9th ईयर्स लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स पे नंबर 1 बना है। और अच्छा, अब सेकेंड नंबर पर भी देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन अगर थोड़ा भी, आइसलैंड, ठीक है। और थर्ड पे उसके बाद है आपको डेनमार्क। अब इसको याद करने का एक और तरीका मैं बताती हूँ आपको। मैंने आपको ऐसे ऐसे कैसे करके मान लीजिए आपको एक दिखाया, और डेनमार्क कहाँ है? यहाँ है, ये जर्मनी के पास से ऐसे जुड़ा हुआ है, कील सी है यहाँ पे, ठीक है। कील सागर, कैसे कील, शायद हाँ कील सागर, ठीक है। यहाँ पे एक है चैनल है, वाटर चैनल। और उसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा और आगे इधर इधर, तो यहाँ आइसलैंड है। तो कैसे याद करेंगे? 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड को 2 लिख दिया, और यहाँ किसको? डेनमार्क को 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, एक बड़ा सा पॉइंट करके इधर एरो करके हो गया, आपको पता चल जाएगा तुरंत कि कहाँ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते। बीपीएससी के लिए जितने लोग भी देखते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। प्लीज़ एक बार विश्वास करके देखिए। माना आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक बार विश्वास करने में आपको कुछ नहीं जाता। रोज़ 20 मिनट का मेरे वीडियोज़ आएंगे, रोज़ नहीं 4 से 5 आएंगे हफ्ते में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पर और चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले जो ये इंडेक्स आया था, इसका विचार जो वैसे तो यूएन ने इसे लॉन्च किया था 2012 में, यूएन इसने पब्लिश करना शुरू किया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, ठीक है। लेकिन यूएन ने सबसे पहले 2012 में इसे पब्लिश करना शुरू किया था। लेकिन ये जो विचार आया था इस हैप्पीनेस के लिए, जैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। अब इसका जो विचार आया था वो सबसे पहले आया था भूटान के एक राजा, वो सबसे पहले आया था 1972 में, बहुत पहले की बात है। इसके एक वहाँ के भूटान के एक राजा थे सिंगे वांगचुक, वहाँ के राजा थे। उनके दिमाग में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का विचार आया था सबसे पहले। तो ये 6 पैरामीटर्स आप जरूर देख लेंगे, कहीं पे नोट कर लेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाए। पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं, ठीक है, जीडीपी, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, सोशल सपोर्ट क्या है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस क्या है, और जनरसिटी आप कितने उदार से, कौन देश कितना उदार है, कितना जनरस है। बहुत सारे पैरामीटर्स उदार के भी होते हैं। कभी कभी माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना भी कई देश में, जैसे जर्मनी में हाल के ही कुछ वर्षों में देखा गया, बहुत ज़्यादा वहाँ माइग्रेंट्स गए। हालांकि इस अगर पैरामीटर पर देखा जाए तो यूके का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसके बाद देखते हैं परसेप्शन क्या है करप्शन के लिए, कौन सा देश किस चीज़ को करप्शन के अंतर्गत लेता है और कौन सी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करप्शन के बाहर रखता है। तो ये पैरामीटर्स है। और इसमें देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन है, पीछे है, काफ़ी पीछे है, 116। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, सबसे इम्पोर्टेंट। ये भी आप बना सकते हैं, 3 को याद रखिए, 3 यहाँ याद रखना है, FID, ठीक है, फिड याद रख लीजिए, FID याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ओके, अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया का रैंक है 116, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ रैंकिंग की देख लेते हैं, क्योंकि रैंकिंग अक्सर पूछा जाता है और बीपीएससी में तो इसको भर भर के पूछा जाता है। पता नहीं बीपीएससी को क्यों इतना पसंद है रैंकिंग, कहीं ना कहीं से ज़रूर रैंकिंग पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ठीक है। अभी क्वेश्चन एनालिसिस के लिए मैं एक दिन वीडियो अभी बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। तो वैसे में मेहनत करने का कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता अगर लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, लोगों को शायद पता ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानना हो तो प्रीवियस मेरे वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है उसकी रैंकिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंडेक्स या रैंकिंग इंडेक्स बात बराबर है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसमें जो मैं 26 की बता रही हूँ, हालांकि मैं आपको 25 की भी बताऊंगी, 25 का भी जानना ज़रूर है। जो आपको सितंबर के बाद जितनी चीज़ें आई हैं, सितंबर के बाद स्पेशली आपको सितंबर 2025 के बाद जितने इंसिडेंट्स हुए थे, घटनाएं, इवेंट्स हुई हैं, उनके बारे में जानना है। लेकिन इस रैंकिंग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये रैंकिंग आ चुका है, ठीक है, अप्रैल वगैरह में शायद आ चुका था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इस रैंकिंग में देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ जब मैं हैप्पीनेस इंडेक्स आपको बता रही थी तो उसमें एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया था कि उसमें लास्ट जो पोजीशन पे है वो आप ध्यान रखिएगा, अफ़गानिस्तान, नहीं तो बहुत सारे लोग सूडान लगा देते हैं, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 118वें पोजीशन, 147 पोजीशन पे बना हुआ है अफ़गानिस्तान। पहला पे कौन सा है, आइसलैंड, और लास्ट अफ़गानिस्तान, ठीक है। तालिबान के वहाँ पे एनेक्स करने के बाद ये स्थिति है, इसलिए उसको लिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो है वो जो पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड, इस पर लिखना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे टॉप पे कौन सा कंट्री बना हुआ है, हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, टेररिज्म इंडेक्स पे टॉप पे बने हुए हैं, ठीक है। और अफ़गानिस्तान भी नहीं है, ये ध्यान रख सकते हैं। पीस में कम है वहाँ खुशी, लेकिन टेररिज्म पे टॉप पे नहीं है। और इंडिया का आप कोई अनुमान, इंडिया 13th पे बना हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन पैरामीटर्स में हम हमेशा टॉप 20 में आ जाते हैं, और जो पैरामीटर्स हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर हमारे डेवलपमेंट को शो करता है उसमें हम कहीं ना कहीं 100 के बाद ही आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
हमारे थिंक टैंक जितने भी लोग हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं या नीति आयोग है, जितने लोग हैं जो टॉप लेवल पे हैं, जिनको डिसीजन लेना है, वो प्लीज़ इस इंडेक्स को शायद देखते नहीं हैं। केवल हम लोगों के लिए ये इंडेक्स बचा रहता है, एग्ज़ाम जो लोग देते हैं या जो लोग पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए है। बाकी लोगों को भी देखना चाहिए इंडेक्स का क्या होता है, और जब हम इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या फील होता है, इंडिया को लेकर क्या होने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इन चीज़ों पे काम करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट आप ध्यान रखेंगे। अब इसको नेक्स्ट मैं इसको इरेज करती हूँ। अब देखते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 2026 का ही फूड सेफ्टी इंडेक्स 2026 ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है IIED के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखेंगे इसको, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इस बार का एक थीम है। ठीक है, थीम इसकी ज़रूर है, याद रख लेंगे। इसके थीम है कि फूड जो हमारी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी इन ए वार्निंग वर्ल्ड। ठीक है, वार्निंग वर्ल्ड ही चल रहा है, फूड सेफ्टी, लेकिन उसमें है सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इन अ वार्निंग वर्ल्ड। ओके, चलिए अब इसको जल्दी से मैं इरेज करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो टाइम बहुत निकल जाता है। मेरे को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। उस दिन मैंने बायो इकोनॉमी से क्वेश्चन कराया था, उसको आपने समझ लिया होगा। अब एक कुछ और भी मिशन से, जैसे कई योजनाएं लॉन्च हुई हैं, तो उनके भी बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले एक जल जीवन मिशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपका। इसका विस्तार जो है 2028 तक कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सतत पाइपलाइन जल आपूर्ति निश्चित करना। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को कंटिन्यूअस वहाँ इंश्योर करना। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में तो पहले से ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका एक्सटेंशन कब तक किया गया है? 2028 तक। अब एक PM पोषण योजना है, ध्यान रखेंगे, PM पोषण। ठीक है, इससे 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है PM पोषण में, कि जितने भी इसका ये है कि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जो स्कूल हैं, सहायता प्राप्त स्कूल है, वो 1st to 8th क्लास के लिए ये है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें पूछने वाला कुछ चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक है अटल नवाचार मिशन। अब अटल नवाचार मिशन जो है वो पता है आप सबको कि नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और इसका 2.0 इसे 2024 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब भी इसी के तहत आता है, अटल नवाचार मिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक आया है न्यूज, आपको पता होगा कि मेगालिथिक जो कल्चर होता है, मेगालिथिक कल्चर क्या होता है? जो प्राग ऐतिहासिक काल जो होते हैं, उसमें एक परंपरा है जिसमें विशाल जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, से बनी संरचनाओं पे बहुत सारी कृति की जाती है। मतलब उसमें कुछ वो पेंटिंग्स खुदाई करके बनाई जाती है एक तरह से। तो ये एक इसका बहुत बड़ा वो मिला है, प्रमाण मिला है। कहाँ? कासरगोड, केरल में। ठीक है, एक रूम मिला है जिसमें ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। एक और चित्रकला का नाम है कुरुम्बा चित्रकला। ये नीलगिरी कहाँ है, आपको पता है नीलगिरी क्या है? थोड़ी सी अब ज्योग्राफी पे भी मैं आ जाऊँ। मेरे में प्रॉब्लम यही है कि जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो फिर सोचती हूँ कितनी ज़्यादा करूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो सह्याद्री है, वेस्टर्न घाट, यही है ना, वेस्टर्न घाट। एक मिनट, यहाँ वेस्टर्न घाट, और ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आपको पता है स्कैटर्ड फॉर्म में एक तरह से है, स्कैटर्ड नहीं कहते हैं,
टूटा टूटा सा भाग, बिखरा हुआ नहीं है। और यहाँ इन दोनों के ज्वाइंट पे कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। क्या है ये, नीलगिरी। अब जल्दी से आप एक मैसेज कीजिए मुझे, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, बताइए जल्दी से आप कीजिए। हालांकि वो हाईएस्ट पीक जो है वो साउथ इंडिया के, पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन फर्स्ट तो है अन्नाई मुड्डी, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे है। लेकिन इसकी क्या है, नीलगिरी की, मैं लिख दूँ, अब आपको शायद याद आ गया होगा, नीलगिरी। इसलिए ध्यान रखेंगे, नीलगिरी में कहाँ है, कुरुम्बा चित्रकला, यहीं की प्राचीन चित्रकला है, ठीक है। एक और आपने वर्ड सुना होगा, नाम सुना होगा कि जितनी भी हाइड्रो वो होती है, पावर होती है, जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी आपको पता है कैपेसिटी कितनी है, जो लघु वाले होते हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी होती है 1500 मेगावाट। ये ध्यान रखना है, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने हालांकि ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारे मैपिंग, हाँ आप लोग को एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, मेरी इसी चैनल पे जाइएगा और मुझे लग रहा है कि करीब 3 महीने 2 महीने पहले आप देखिएगा जितनी मेरी वीडियोस हैं उसमें आपको मैपिंग की बहुत सारे आपकी वीडियोस मिल जाएंगे। इंडिया की ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें, सारे माउंटेन्स रेंजेज वगैरह सारी मैंने कवर करा रखी है। वर्ल्ड की भी कुछ मैंने मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से मैंने बहुत सारी चीज़ें करा रखी है, तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक होता है, एक वर्ड आपको सुनने को मिला होगा, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मैं क्यों बता रही हूँ। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, ये वे बैंक होते हैं जिनकी अगर फेल्योर हो गए तो पूरे हमारे देश की जो वित्तीय, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पे खतरा हो जाता है। ये इतने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस हमारे घरेलू अगर वित्तीय स्थिति को देखने के लिए अगर देखते हैं सॉरी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक होता है। एक होता है, आपको पता होगा, वित्तीय स्थिरीकरण कोष, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेबलाइजिंग फंड्स होते हैं, इनको 2026 में इनको प्रस्ताव है, अभी प्रस्ताव रखा गया है इनके गठन का, ठीक है। अब दूसरा एक और चीज़ देखते हैं, कृषि सखी पहल। ये देखेंगे कृषि सखी पहल क्या है कि 2026 में हमारे जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया। ये कार्यक्रम महिला किसानों को फसल बीमा से संबंधित जागरूकता, भागीदारी और कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। अभी क्या है कि महिला के लिए कुछ अलग ऐसे वित्तीय प्रावधान नहीं था, ठीक है, बीमा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसके द्वारा ये अभी इंश्योर किया जाएगा कि अगर कोई महिला किसान है, जैसे महिला किसान कैसे कहेंगे, जो उनकी अपनी लैंड है या फिर फैमिली की लैंड है और वो उन्होंने अगर उसके लिए अप्लाई किया है, लोन के लिए अप्लाई किया है, तो और उनके नाम पे मान लीजिए वो लैंड है या फिर वो कृषि करती हैं, तो उनको लोन मिल जाएगा। और लोन मिलता है तो उन्हीं के नाम पे पेपर्स होंगे, तो इसलिए आइडेंटिफाई वहीं से हो सकता है कि महिलाओं के लिए है। तो उनको कितनी कृषि जगत में उनको लाने के लिए सबसे बड़ी उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए ये स्कीम लाया गया 2026 में, ठीक है। एक योजना आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, रिलीफ, ठीक है, हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म है। रिलीफ योजना क्या है कि जो शिप्स हमारे आते हैं लॉन्ग रूट से स्पेशली आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कहीं क्राइसिस होता है, मान लीजिए अभी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है और बाद में मान लीजिए स्वेज कैनाल में क्राइसिस है और हमारा मेडिटेरेनियन सी से कोई शिप आ रहा है, उधर से आ रहा है, या फिर अटलांटिक के तरफ से भी आ रहा है। अटलांटिक ये रहा और ये जिब्राल्टर रहा, ये स्पेन हो गया, जैसे मोरक्को हो गया, ये हो गया, और ये क्या है, जिब्राल्टर, ये नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ साउथ अटलांटिक, और यहाँ से ये मेडिटेरेनियन हो गया, और मेडिटेरेनियन के बाद ये यहाँ से कौन सा हो गया, ये आपको रेड सी हो गया, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा हो गया, ठीक है। पोर्ट सईद यहीं पे है, गल्फ़ ऑफ अकाबा तो इधर यहाँ है,
पोर्ट सईद यहाँ पे है, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ से कोई हमारा शिप आया तो ये लॉन्ग रूट शिप हो गई ना, यहाँ से आई। तो उसके बाद क्या होता है कि कई बार यहाँ कुछ क्राइसिस हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी यहाँ सोमालिया के पास बहुत सारे लुटेरे होते थे जो शिप्स को लूट लेते थे, कोई भी ऐसी क्राइसिस हो तो उसमें क्या होगा कि लॉन्ग शिपिंग रूट के लिए जो रश ऑन ट्रांसपोर्ट जब हब में हो जाता है, वहाँ रश हो जाता है या कोई क्राइसिस, तो उसके डाइवर्जन के लिए एक्चुअली ये बनाया गया है। तो इसके बारे में एक बार आप डिटेल ज़रूर पढ़ लेंगे, खुद से भी पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं बाद में फिर एक बार आप लोगों को करा लूँ। एक और वर्ड आता है SPR, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये स्ट्रेटेजी अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये बना हुआ है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं जो मिडिल ईस्ट से संबंधित है अभी, ठीक है। अभी वर्ल्ड क्राइसिस की स्थिति से गुजर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपको, और इसमें आपको ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी थोड़ा पढ़ लेंगे, रिजर्व को पढ़ लेंगे, बैंकिंग सिस्टम को स्पेशली ज़रूर पढ़ लेंगे, RBI का रोल पढ़ लेंगे। RBI जितने रेट्स होते हैं, बैंक रेट्स होते हैं, रेपो रेट होते हैं, SSR, ये सारी चीज़ें आप, ठीक है, आप ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा कर सकूँ। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, इसकी संकल्पना हुई थी 1973 में। क्या है स्ट्रेटेजिक उसके बाद में आप पेट्रोलियम रिज़र्व, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं या फिर मैसेज करते हैं तो मैं आई थिंक मैं 2000 क्वेश्चन का, कम से कम 2000 क्वेश्चन का एक मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। एक मेरा ये प्लान है कि 2000 क्वेश्चन को लाऊं, और इतने आप यकीन मानिए इतने अच्छे होंगे, एक तरह से गेस क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आने हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, मैं इतना ज़रूर करा दूँगी, ठीक है। अब ये आते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो रिज़र्व है, 1973 में इसकी संकल्पना की गई थी, क्योंकि कभी कभी अगर किसी जहाँ से हम हाइड्रोकार्बन्स को इंपोर्ट करते हैं वहाँ कोई भी क्राइसिस हो गई या फिर कोई और भी समस्या हो गई, कुछ टैरिफ की समस्या हो गई, तो हमारे पास इतने रिजर्व होने चाहिए कि कम से कम माना जाता है 2-3 महीने का हमारे पास होना चाहिए। हालांकि हमारे पास अभी 2 महीने का रिजर्व है, जो कि उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कुछ समय पहले। अब ये क्या है कि पहली बार इस समय आया। अब इसके अंतर्गत इंडिया में 3 भूमिगत जो होता है अंडरग्राउंड पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। सबसे पहला है आपको विशाखापट्टनम, और आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है मंगलुरु, और उसके बाद है आपको पाडूर। ये दोनों आपको पता है कहाँ है, ये दोनों है कर्नाटक में, ये दोनों है, ये एक है आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक और इस बार महिलाओं के लिए ये वर्ष खास है, क्योंकि 2026 को UN जैसे कि अपना बताता है ना, एक थीम देता है कि हर साल कौन सा उसमें मनाया जाएगा, कौन सा ईयर के रूप में। तो इस बार महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया है, ठीक है। 2026 को महिला किसान के लिए महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए कृषि सखी जो पहल है उसको भी इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो ये अब एंड करती हूँ, और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।